कहानी और किस्से के इस दौर को आगे बढ़ाते हुए मैं रोहित शर्मा आज मंगलवार स्पेशल में लेकर आया हूं एक नया किस्सा। आप बीती। मुझे आज भी अच्छे तरीके से याद है वो दिन 13 जनवरी 2016। शाम के यही कोई लगभग 8 बज रहे थे। तभी मेरे फोन पर सूरज का फोन आया। सूरज मेरे बचपन का दोस्त है। सूरज और मेरे दो और दोस्त अभिषेक और सन्नी, इन सभी ने मिलकर एक प्लान किया। मुझे फोन पर बस इतना बोला गया कि आधे घंटे में तेरे घर के नीचे आ रहे हैं, तैयार रहे। बस इतना ही कहकर उन्होंने फोन काट दिया। अब मुझे उनके इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे यही लगा कि जैसे हम हर रोज शाम के समय मार्केट में मिला करते थे, वैसे ही हमें आज भी मिलना होगा। तो मैं तैयार होकर अपने घर के नीचे उनके आने का इंतजार करने लगा। दोस्तों की एक खासियत होती है, बताए हुए समय पर कभी भी ना आना। तकरीबन 20 मिनट के इंतजार के बाद वो तीनों मेरे सामने आए, वो भी सूरज की गाड़ी में। मैं सूरज की गाड़ी को देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि अक्सर हम मार्केट तक तो पैदल ही जाया करते थे। फिर आज ये गाड़ी क्यों? मैं ये सोच ही रहा था कि इतने में अभिषेक गाड़ी की खिड़की से निकला और चिल्लाकर बोला, जल्दी कर भाई, वरना वापिस नहीं आ पाएंगे। मैंने गाड़ी में बैठते ही उनसे पूछा, कहां से वापिस नहीं आ पाएंगे? जा कहां रहे हैं हम? दक्षई, सूरज ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। दक्षई एक हॉन्टेड प्लेस है, जो कि चंडीगढ़ के पास में ही हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है, और ये जगह मशहूर है वहां के कब्रिस्तान के लिए। हम में से सूरज पहले भी कई दफा वहां जा चुका था। मेरी जिज्ञासा दक्षई जाने के लिए तब और भी बढ़ गई जब सूरज की कुछ बताई हुई बातें मुझे सफर के दौरान याद आई। उनमें से एक बात ऐसी थी जो मेरे जहन में घर कर गई थी। सूरज का कहना था कि सुबह की रोशनी दक्षई को जितना खूबसूरत बनाती है, रात का अंधेरा उसे उतना ही खौफनाक। थोड़े समय में ही हम परमाणु का टोल प्लाजा पार कर चुके थे और अब हम दक्षई की वादियों में थे। आसपास का मंजर अब काफी बदला हुआ था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं ही दिख रही थी। उन पेड़ों को देखकर ना जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा था जैसे इनकी शाखाएं मुझे जकड़ना चाहती हैं। तब मुझे डर का एहसास पहली बार हुआ। अचानक लगी गाड़ी की ब्रेक से मैं अपनी मनोस्थिति से बाहर आया। तभी सूरज की आवाज आई, चलो भाइयों, हम कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं। रात के करीब 10:40 हो रहे थे। हम सभी गाड़ी से निकलकर कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचे। सूरज ने हमें बताया कि 10:30 बजे के बाद किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। यह सुनकर हम एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, सूरज ने बोला। हम सभी उस पिछली दीवार को पार करके अंदर जाएंगे। चलते चलते उसने 2 चीजें और बताई जिसका हमें खास ध्यान रखना था। पहली बात, कोई गलती से भी किसी की कब्र के ऊपर पैर नहीं रखेगा। और दूसरी बात, कोई ना तो किसी पर हंसेगा और ना ही किसी तरह का कोई मजाक करेगा। दक्षई का यह सफर मेरे लिए जितना एक्साइटमेंट भरा था, अब उतना ही डरावना होता जा रहा था। एक एक करके हम सब उस पिछली दीवार को पार करके अंदर आ गए। अंदर काफी अंधेरा था। चारों तरफ सिर्फ कब्र ही कब्र और बेहद शांति। मुश्किल से हम 50 कदम चले होंगे कि सन्नी की रोने की आवाज ने हम सबको चौंका दिया। सन्नी जोर जोर से रोते हुए नीचे बैठ गया। हम सब भागकर उसके पास पहुंचे। सभी उसको चुप करवाने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक हंसते हुए सन्नी बोला, बस डर गए, मजाक कर रहा था यार। अबे फालतू जगह ले आए हो तुम यार, कुछ भी नहीं है यहाँ। और ये बोलते ही सन्नी आगे बढ़ गया। मुझे सन्नी पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन एक मिनट, सन्नी अभी जहां बैठा था वो किसी की कब्र थी। जब मैंने सन्नी को देखा
तो वो सबसे आगे चल रहा था। उसकी चाल बिल्कुल बदल सी गई थी। उसका कंधा एक तरफ से थोड़ा सा झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कंधे के ऊपर बैठा हो। ये देखकर मुझे समझ आ गया कि अब हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। मैं भागता हुआ सूरज और अभिषेक के पास पहुंचा और उनको सारी बातें बताई। अभिषेक को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वो सन्नी के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, सन्नी तू ठीक है ना? सन्नी ने धीरे से मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसने जोर से उसका हाथ झटका दिया और फिर चुपचाप चलने लगा। जब हम भागकर अभिषेक के पास पहुंचे, उसकी सांसें मानो थम सी गई थी और उसके होंठ कांप रहे थे। वो धीरे धीरे कुछ बोल रहा था। यहां से चलो, वो सन्नी नहीं कोई और है। यहां से चलो, वो सन्नी नहीं कोई और है। मैंने जल्दी से पानी की बोतल निकालकर अभिषेक को पिलाया। तब जाकर कहीं वो शांत हुआ। मैंने पहले ही कहा था ना कि कोई कब्र पर मत बैठना और ना ही किसी तरह का कोई मजाक करना। ये सब उसी का नतीजा है। सूरज की ये बात सुनते ही हम सभी एक बात तो समझ गए थे कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो यहां से जल्दी निकलना पड़ेगा। पर सवाल ये था कि सन्नी को कैसे लेकर आया जाए। तभी सूरज ने बोला कि तुम दीवार के पास चलो, मैं सन्नी को लेकर आता हूं। ये बोलने के बाद सूरज वहां से चला गया। फिर मैं और अभिषेक दीवार की तरफ वापस जाने लगे। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। हम दोनों चुपचाप सीधे सीधे चल रहे थे, क्योंकि सूरज ने हमें यह समझा दिया था कि पीछे मुड़कर मत देखना। अगर किसी ने आवाज में तुम्हारा नाम लेकर पुकारा तब भी, या फिर तुम्हें लगे कि यह आवाज सूरज की है तब भी, पीछे मुड़कर मत देखना। हम एकदम शांत होकर चल रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई। एक बार को तो मानो मैं पीछे मुड़ने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त मुझे सूरज की कही बात याद आ गई। तभी अचानक से फिर से एक आवाज आई। हम दोनों का दिल ये आवाज सुनकर जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन हमने सूरज की कही बात को नहीं टाला और दीवार के पास पहुंच गए। हमें यह बात नहीं समझ आ रही थी कि अब हम क्या करें। ना तो हम पीछे मुड़कर देख सकते थे और ना ही उन दोनों को कब्रिस्तान में अकेला छोड़कर कहीं जा सकते थे। तभी अचानक सूरज और सन्नी आ गए। सन्नी एकदम शांत था। पहली बार मुझे सन्नी को देखकर डर लगा। सूरज ने कहा, चलो अब घर चलते हैं। सबसे पहले अभिषेक ने दीवार को टाप लिया। फिर सूरज ने बड़े ही प्यार से सन्नी को कहा, चलो अब घर चले, हमें यहां नहीं रहना। पता नहीं क्यों जो सूरज बोल रहा था, सन्नी वो सब कुछ मान रहा था। अब सूरज उसे दीवार पर चढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसका भार इतना था कि वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको नीचे जमीन की ओर खींच रहा हो। तभी सूरज ने बोला, अबे हेल्प करना। फिर हमने अपनी पूरी ताकत लगाई और जैसे तैसे सन्नी को दीवार के उस पार भेज दिया। अब हम दोनों इस तरफ और वो दोनों उस तरफ। जैसे ही मैं दीवार के ऊपर चढ़ने लगा, अचानक हमारे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन उसी वक्त सूरज ने मेरे हाथ को जोर से पकड़कर कहा, पीछे मत मुड़ियो भाई। उस आवाज को सुनकर मेरा हलक एकदम सूख चुका था। कोई सन्नी को पुकार रहा था। हम दोनों ने एक साथ दीवार को पार करने का फैसला लिया और दीवार को टाप लिया। फिर हम चारों जिस रफ्तार से भागकर गाड़ी तक पहुंचे हैं वो सिर्फ हमें पता है। हम कार में बैठे, सूरज ने गाड़ी शुरू करी और फिर किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहां से चुपचाप निकल गए। आप लोगों को क्या लगता है कि सन्नी सूरज की हर बात क्यों मान रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप भी अपनी आप बीती हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें।